नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाई। दिल्ली में हाईकोर्ट के एक जज के बंगले में लगी आग ने न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार के सवाल को सुलगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले जले हुए नोटों की गड्डियों की तस्वीरों से देश का मीडिया और सोशल मीडिया दोनों इस वक्त पटे पड़े हैं। हालांकि ये सब कुछ उनके घर से मिला या नहीं, इस पर भी खूब वाद विवाद है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। घटना के तुरंत बाद उनका तबादला, फिर तबादले का विरोध, फिर इंटरनल जांच कमेटी और अब फिर एक बार तबादले की बात आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था में इस तरह के मामले से निपटने के लिए कोई कारगर सिस्टम है या नहीं? क्या है सच में भ्रष्टाचार का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है? इन सभी बड़े सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। जज के घर नोटों की गड्डी में लगी आग भले बुझ गई हो, लेकिन इसकी लपटों से कई बड़े सवाल सुलग उठे हैं और अब इसकी आंच जस्टिस यशवंत वर्मा तक पहुंचने लगी है। अब जांच पूरी होने और फैसला आने तक जस्टिस यशवंत वर्मा किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने ये सर्कुलर जारी किया है। हाल ही में सामने आए घटनाक्रम के मद्देनजर जस्टिस यशवंत वर्मा से तुरंत प्रभाव से न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें सुनवाई से दूर रखा जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी है। ट्रांसफर हम टूथ एंड नेल अपोज कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा है, सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि परमिशन ग्रांट करें, सीबीआई और ईडी से इन्वेस्टिगेशन हो इनकी। तीसरा है कि इनके सारे जजमेंट्स की स्क्रूटनी की जाए, इनके टेन्योर में जो भी जजमेंट्स दिए गए हैं, जिससे कि पब्लिक कॉन्फिडेंस दोबारा रीगेन हो सके, एक ऐसा सिग्नल जाए जनता में, जनता का विश्वास न्यायालय पे और बढ़े। दरअसल होली के दिन 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को स्टोर रूम के पास कैश का अंबार मिला। इसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को फोन करके जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने की जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की और आंतरिक जांच शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में कैश मिलने और अधजले नोट की बात की पुष्टि हुई। डीके उपाध्याय के सामने जज यशवंत वर्मा ने अपना पक्ष भी रखा। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। फिलहाल कैश के स्कैंडल पर कोर्ट से लेकर सियासी गलियारे तक कोहराम मचा हुआ है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने पहले ही ट्रांसफर को लेकर विरोध किया था और अब विपक्ष के नेता भी निशाना साध रहे हैं। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। अब तो लग रहा है कि जब तक आग नहीं लगेगी और जज के घर में, तब तक पता ही नहीं लगेगा कि नोटों का अंबार कहाँ कहाँ है। ये तो अपवाद नहीं है। जस्टिस वर्मा अपवाद नहीं है। अदालत से लेकर सियासत तक ये मामला अभी गर्मा गया है, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर पर कैश के इस कांड ने पुराने घाव को कुरेद दिया है। न्यायपालिका की जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर बहस तेज हो गई है। सवाल है कि न्यायपालिका में करप्शन और उनकी जवाबदेही को लेकर बदलाव की जरूरत आ गई है या फिर ये जजों को बदनाम करने की कोई सोची समझी बड़ी साजिश है।
तो आखिर क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि हम जुडिशियल सिस्टम पे कोई सवाल उठा रहे हैं। ये मामला क्या है, अभी इस पर जांच कमेटी बैठी है, अभी बहुत सारे तथ्य सामने आने बाकी हैं। आगे इसका क्या होगा वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन अब अगर घटना घटी है और उस पर सवाल उठे हैं तो चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल देश की जनता के मन में है। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। हम स्वागत करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज एएन मित्तल साहब, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज सुनील गौड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनेश जेतवानी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आप भी जज की वो जो बहुत सम्मानीय कुर्सी होती है उस पर बैठे हैं, और अब ये पूरा घटनाक्रम देखिए, मैंने शुरू में भी कहा कि अभी हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जितनी चीज़ें आंखों के सामने हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो फिर उनके ट्रांसफ़र की बात आती हो, चाहे उस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो उनकी रिपोर्ट हो, उसके बाद सीजेआई साहब ने जो उन पर कमेटी बिठाई है, वो मतलब कहीं ना कहीं संदेह तो है और जांच ज़रूरी है। ये पूरा मामला क्या बताता है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा अपना मानना यह है कि इस मामले में पहले ही बहुत देर की जा चुकी है। बहुत से सबूत या तो मिट चुके हैं या मिटाए जा चुके हैं, और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जस्टिस वर्मा का जो सफाई आ रही है वो एक राजनीतिक दल की तरह सफाई आ रही है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हमारा कोई पैसा नहीं है। मैं मान्यवर ये बताना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति के आवास में कोई व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके आवास का प्रत्येक कोना कोना उनके कब्जे में माना जाता है, चाहे वो फिजिकल पोजीशन हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो। तो ये कहना कि उन्होंने या उनके किसी परिवार वाले ने ये नोट नहीं रखे, हाँ, एक बात जो साजिश की बू आ रही है, साजिश की बात उस सीमा तक सही हो सकती है जब ये सिद्ध हो जाए कि जो जले हुए नोट हैं या जो आग दिखाई जा रही है वो नकली नोट थे। अगर वो असली नोट हैं तो फिर साजिश की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति तथाकथित साजिश करने के लिए इतने बड़े नोटों का अंबार और फिर उसमें आग लगा देगा। तो उनका ये कहना कि उनका उस स्टोर रूम में कबाड़ भरा रहता है, पुराने गद्दे, पुराने फर्नीचर भरे रहते हैं, मान्यवर जब फर्नीचर और कबाड़ उनका है तो नोटों की गड्डी भी उन्हीं की होंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा कानून का एक सिद्धांत है रेसिप्टर एक्विटर कि जो थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। यहाँ जो वीडियोग्राफी सोशल मीडिया पर आ रही है, आपके चैनल पर भी आ रही है, उससे पूरी तरह स्पष्ट है कि ये नोट जली अवस्था में उस स्टोर रूम में पाए गए। आप कितना ही कह लीजिए कि ये मैंने नहीं रखे, एक और कानून का सिद्धांत है कि अगर आपके कब्जे से कोई चोरी की वस्तु बरामद होती है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपने जानबूझ करके या ये जानते हुए कि ये चोरी की वस्तु है आपने पास नहीं रखी। ये नोट कहाँ से आए, क्यों आए, ये कोई सब्जी का थैला या आटे का बैग या कोई ड्राई फ्रूट का बैग नहीं है कि कोई भी आदमी आकर के रख जाए और कोई भी आदमी आकर के उसको न बिना बताए रख जाए। जहां तक उस स्टोर रूम में, जैसा कि उनका बयान है, उस स्टोर रूम में सीपीडब्ल्यू के कर्मचारी, उस स्टोर रूम में गार्ड, माली और स्टाफ का आना जाना था। मान्यवर, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि ना तो गार्ड की औकात है, ना माली की औकात है, न स्टाफ की औकात है, और ना उनके घर में जो सिक्योरिटी रहती है उसकी औकात है। घर में जब भी किसी व्यक्ति की प्रवेश होता है तो सबसे पहले माननीय न्यायमूर्ति से या उनके परिवार वालों से पूछा जाता है कि अमुक व्यक्ति आपके घर में आपसे मिलने के लिए आना चाहता है, आपकी क्या अनुमति है।
जब उसको जी। अनुमति मिल जाती है तभी वो व्यक्ति घर में प्रवेश कर सकता है। तो ठीक है। मेरा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की आवश्यकता ये है कि हमें इम्पीचमेंट के प्राविधान को या तो सरलीकरण कर देना चाहिए या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सके। ठीक है, एक समिति बनी है, समिति अपनी रिपोर्ट देगी। आपने भी देखा है कि इम्पीचमेंट का की जो प्रक्रिया है बहुत दुरूह प्रक्रिया है। तो ऐसे अच्छा, जहां तक त्यागपत्र का सवाल है, त्यागपत्र स्वेच्छा से ही दिया जाना चाहिए। अगर किसी दबाव में या किसी की कहने से दिया गया है तो वो जी। त्यागपत्र मान्य नहीं होता है। तो आज संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता आ गई है। जो इम्पीचमेंट का प्राविधान है उसको ठीक है। किया जाए जी। और उसमें बदलाव किया जाए। ठीक है। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा बात को आगे लेके जाता हूं कि एक तो ये हो गया जो मित्तल साहब ने कहा कि बहुत सारी जो सफाई आई जस्टिस वर्मा की तरफ से वो तार्किक नहीं लगती, और दूसरी साइड है कि जब ये घटना का पता लगता है उसके बाद उनका एक आनन फानन में ट्रांसफ़र की बात आती है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो उसका विरोध करता है, कहता है कि हम कूड़ेदान नहीं हैं। फिर वो एक 3 जजों की कमेटी अपॉइंट होती है। आज हम फिर सुन रहे हैं कि उनका तबादला हो गया। अब कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह हो सकती है। गौड़ साहब, क्या इसको लेकर ऐसा लगता है कि पूरे मामले को या तो शुरुआत में समझ नहीं आया, समझने में देर लग गई, या ढंग से, मतलब क्या इसी तरह से इसे टैकल किया जाता है? आप बेहतर बता पाएंगे हमें। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो इनका ट्रांसफर का प्रपोजल था, ये पहले ही अंडर कंसिडरेशन था, क्योंकि इनकी कोई कंप्लेंट थी दिसंबर में, उस पे एक्शन जो हो रहा था उसी पे इनका ट्रांसफर का बन रहा था। वही दुर्भाग्य की बात है कि ये इंसिडेंट हो गया है, और इस पे जांच जांच की रिपोर्ट का हमें वेट करना चाहिए। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और इम्पीचमेंट हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। और ऐसे केस में एक बार रिपोर्ट आ जाए जांच की, उसके बाद इम्पीचमेंट अवश्य होना चाहिए। और ये अगर इम्पीचमेंट होती है तो ये इम्पीचमेंट कामयाब होगी अगर वो दोषी है तो। जी। जी। मेरा विराग ये मानना है। जी सर, जी सर, ठीक है। विराग गुप्ता साहब, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है, अब चूंकि सिस्टम है ये, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट तो आप किसी जज को कभी निकाल नहीं सकते, कभी हटा नहीं सकते। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरनल जांच की व्यवस्था दी, और उसके तहत जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो अब इस केस में भी हो रही है। लेकिन